हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो अब हम देखेंगे व्यूज़, जिसमें सबसे तगड़ा लॉजिक लिखा हुआ रहता है, राइट। अब इसको समझना एक टास्क की तरह ही है, तो वो टास्क हम करते हैं अभी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूज़ में हम सबसे पहले कोई अगर पर्सन रजिस्टर कर रहा होगा तो उसका व्यू लिखते हैं। ओके, सो उससे स्टार्ट करते हैं हम। सो लेट्स सी कि मैं क्लास बना रहा हूँ रजिस्टर व्यू नाम से। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा कोड लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने रजिस्टर व्यू को ले लिया है, जेनेरिक्स को इंपोर्ट किया करना चाहिए मुझे, तभी जाके ये एरर मेरा चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेनेरिक्स को इंपोर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे जेनेरिक्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट जेनेरिक्स इंपोर्ट हो गया है मेरा। अलाउ एनी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और साथ साथ में यूज़र सीरियलाइज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यूज़र सीरियलाइज़र रखा हुआ कहाँ पे है? ऑब्वियसली सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई में हमने हमारा यूज़र सीरियलाइज़र बनाया था, राइट। ये यूज़र सीरियलाइज़र, राइट। अब इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक एक को हम इंपोर्ट करते हैं। पहले अलाउ एनी को इंपोर्ट करते हैं। अलाउ एनी जो इंपोर्ट होगा वो होगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशन से हम इंपोर्ट करेंगे अलाउ एनी। और ओके, इसका मीनिंग भी बताता हूँ एग्जैक्टली अलाउ एनी मतलब होता क्या है। और साथ साथ में हम यहाँ पे यूज़र सीरियलाइज़र को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा यूज़र सीरियलाइज़र इंपोर्ट। कहाँ से करेंगे? जो सीरियलाइजर्स की हमारी फ़ाइल रहेगी, सीरियलाइजर्स की फ़ाइल, उसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं हम यूज़र सीरियलाइज़र को। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा लॉजिक की तरफ कि एग्जैक्टली ये लॉजिक वर्क कैसे कर रहा है। नाउ रजिस्टर व्यू में चलता है। मैंने एक क्लास बना दिया रजिस्टर व्यू नाम से। इस क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, और मैं जेनेरिक्स नाम का कुछ मॉड्यूल होगा मेरे पास में। एक देखना, यहाँ मॉड्यूल होगा, उस मॉड्यूल में से एक क्लास है क्रिएट एपीआई व्यू नाम से। ओके, उस क्लास को मैं एज अ पैरेंट क्लास मेरा कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ होगा, राइट। सो क्रिएट एपीआई व्यू में लॉजिक लिखा होगा कि किस तरीके से डेटा को क्रिएट किया जाता है, राइट। तो उस क्लास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकूँ, राइट। सो यहाँ पे परमिशन दे दी है मैंने, परमिशन क्लासेस में अलाउ यानी कि इस व्यू को कौन एक्सेस कर सकता है? रजिस्टर व्यू को ऑब्वियसली अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है तो वो एक्सेस कर सकता है। और रजिस्टर कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन रजिस्टर कर सकता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया अलाउ एनी, यानी कि कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कोई भी इस व्यू को एक्सेस कर सकता है। ओके, देन सीरियलाइजर क्लास, इसमें सीरियलाइजर कौन सीरियलाइज करेगा डेटा को? सो यूज़र सीरियलाइजर हमने बना के रखा हुआ है। जो भी डेटा सामने से आएगा, कोई रजिस्टर करेगा सबसे पहली बार, जो भी डेटा सामने से आएगा उसको सीरियलाइज करने का काम कौन करेगा? तो यूज़र सीरियलाइजर उसको सीरियलाइज करने का काम करेगा। ओके, तो यहाँ तक तो आई थिंक कि कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। उसके बाद में मैं चलता हूँ क्रिएट मेथड की तरफ। एक्चुअली बेसिकली क्रिएट एपीआई व्यू के पास खुद की क्रिएट मेथड होती है। ओके, खुद की क्रिएट मेथड होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कस्टम जो क्रिएट मेथड है वो लगा रहा है। अब कस्टम क्रिएट मेथड में क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स चाहिए या फिर 3 पैरामीटर्स चाहिए। एक रिक्वेस्ट, एक आर्ग्स, ओके, और दूसरा है क्वाग्स। ओके, यानी कि ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो गए, पोजिशनल आर्गुमेंट, ये हो गए वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, अब इतनी सारी चीज़ें हमको चाहिए, रिक्वेस्ट, आर्ग्स, क्वाग्स। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर सीरियलाइजर। जो डेटा आ रहा है उसको सीरियलाइज करो। ओके, अब ये सेल्फ डॉट गेट सीरियलाइजर क्या है? ये गेट सीरियलाइजर जो है वो एक हेल्पर मेथड है। ओके, अब इस हेल्पर मेथड के थ्रू हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि हम इस यूज़र सीरियलाइजर को ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा समझ लो। ओके, सो यूज़र सीरियलाइजर्स में जो डेटा आ रहा है सामने से, रिक्वेस्ट डॉट डेटा में से जो डेटा आ रहा है उस डेटा को सीरियलाइज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसका मीनिंग ये है कि हम यूज़र सीरियलाइजर के थ्रू जो सामने से डेटा आ रहा है उसको सीरियलाइज कर रहे हैं और उस डेटा को हम रख रहे हैं सीरियलाइजर में। ओके, अब सीरियलाइजर हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। अब अगर वो सीरियलाइजर वैलिड है, ओके, तो वेल एंड गुड। अगर वो सीरियलाइजर वैलिड है, वेल एंड गुड, तो ये क्या करेगा? उस सीरियलाइजर को सेव करेगा। ओके, उसको सेव करेगा। अगर मान लो कि वो जो सीरियलाइजर है वो वैलिड नहीं है, ओके, तो एक एक्सेप्शन रेज करेगा मतलब क्या करेगा? ये हमको एक बैड रिक्वेस्ट दिखाएगा। कौन सी रिक्वेस्ट दिखाएगा?
बैड वाली रिक्वेस्ट दिखाएगा। सो बैड रिक्वेस्ट कब आती है? आई थिंक जब 400 वाला कोड चलता है तब ये बैड रिक्वेस्ट आती है, राइट। सो हमको एरर कैसे दिखाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब 400 वाली एरर आएगी तो एरर रहेगी बैड रिक्वेस्ट वाली, ओके। सो ये एक्सेप्शन इस तरीके से हैंडल करेगा कि आपको बोलेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैड रिक्वेस्ट है, ओके। सो रेज एक्सेप्शन में क्या आएगा? बैड रिक्वेस्ट। मान लीजिए अगर डेटा वैलिड नहीं है, सीरियलाइजर में जो डेटा आ रहा है, जो फील्ड्स दी गई है सीरियलाइजर में, उसके थ्रू अगर डेटा वैलिड नहीं होता है तो फिर ये हमको बैड रिक्वेस्ट बताएगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, दोबारा बताता हूँ। तो सीरियलाइजर में जाएगा सबसे पहले ये, ओके, क्योंकि ये डाटा सीरियलाइज यहाँ से हो रहा है और ये सीरियलाइजर आ गया। अगर सीरियलाइजर में डेटा जाने के बाद सारा डेटा सही से आया हुआ है, ओके, यानी कि जो फील्ड दी हुई है, फॉर एग्जांपल ईमेल फील्ड दी हुई है, यूज़र नेम फील्ड दी हुई है, पासवर्ड फील्ड दी हुई है, तो सब डेटा सही से अगर आ रहा है सामने से तभी वो वैलिड होगा। अगर मान लीजिए कुछ भी आपने गलती कर दी कि ईमेल जो है आपका वो आपने @ लिखा ही नहीं उसमें, या फिर ऐसी कुछ गलती कर दी, तो ये ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन रेज करेगा, ओके। और डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल जो आपका डेटा टाइप्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला गया है कि कार फील्ड चाहिए, ओके, तो कैरेक्टर फील्ड ही चाहिए, राइट। आपको बोला है इंटीजर फील्ड चाहिए, सामने से अगर डेटा में पूछा गया इंटीजर फील्ड चाहिए तो इंटीजर फील्ड ही चाहिए। अगर आपको मोबाइल नंबर मांगा इंटीजर फील्ड में और आपने कैरेक्टर में दे दिया तो ऑब्वियसली ये आपको एक एक्सेप्शन रेज करेगा, वो होगा 400 बैड रिक्वेस्ट वाला एक्सेप्शन, ओके। और जैसे ही मान लीजिए कि अगर आपका सारा डेटा वैलिड है तो फिर क्या करेगा, सीरियलाइजर डॉट सेव से उसको सेव कर देगा और उसी डेटा को यूज़र वेरिएबल में डाल देगा। किस में डाल देगा? यूज़र वेरिएबल में डाल देगा। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैटर कर रही है कि जो डेटा सामने से आ रहा है ना, वो सीरियलाइजर की तरफ तो जा रहा है, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, यानी कि ये जो डेटा आ रहा है अब वो सीरियलाइजर की तरफ जाएगा। कौन से बारे? यूज़र सीरियलाइजर की तरफ जाएगा। अब देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप इनकमिंग डेटा ले रहे हो, ओके, वी आर कन्वर्टिंग द इनकमिंग डेटा, तो वो हम जेसन फॉर्मेट से कन्वर्ट कर रहे हैं पाइथन ऑब्जेक्ट्स में, ओके, पाइथन ऑब्जेक्ट्स में। और इसको बोलते हैं हम डीसीरियलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? डीसीरियलाइजेशन। तो इसका मतलब यार कि जो सामने से डेटा आ रहा है उसको अगर मुझको जेसन से पाइथन में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, उसको डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो हाँ, उसको डीसीरियलाइजेशन बोलता है। यानी कि यहाँ पे जो सामने से डेटा आ रहा है यहाँ डीसीरियलाइजेशन हो रहा है, ना कि सीरियलाइजेशन। यानी कि आपका डेटा तो सीरियलाइजर की तरफ ही जा रहा है, अंडरस्टूड, कि आपका डेटा सीरियलाइजर आपने बनाया है, यूज़र सीरियलाइजर, वहाँ पे डेटा ज़रूर जा रहा है, लेकिन जो डेटा आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। आप उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर उसको सेव कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हैपन हो रही है। तो ये मतलब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि एग्जैक्टली क्या सीरियलाइजेशन हो रहा है, डीसीरियलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है डीसीरियलाइजेशन, ओके, यानी कि जो जेसन का डेटा है वो पाइथन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल डीसीरियलाइजेशन। अब सीरियलाइजेशन मतलब क्या फिर? तो जब पाइथन ऑब्जेक्ट जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा होगा, पाइथन ऑब्जेक्ट, उस पाइथन ऑब्जेक्ट को जब आप जेसन या फिर किसी ऐसे अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, सो उसको बोला जाता है सीरियलाइजेशन, ओके, उसको बोला जाता है सीरियलाइजेशन, ओके। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, बट यस, ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे कौन सा डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट डेटा में? ऑब्वियसली यहाँ पे जेसन डेटा आ रहा होगा, ओके, यहाँ पे जेसन डेटा आ रहा होगा जिसको हम सीरियलाइजर के थ्रू, यानी कि सीरियलाइजर के थ्रू डीसीरियलाइजेशन करेंगे और वो पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। और ये थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ा क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने से नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो अभी मैंने बता दिया कि जेसन को इसमें पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है।
अब नाउ जब डेटा सेव हो ही चुका है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज़र क्रिएट कर ही लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है, तो क्यों ना हम उसको लॉगिन पेज के ऊपर भेजें, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक लॉगिन इंपोर्ट कर देते हैं, ओके। ऑथेंटिकेट और लॉगिन दोनों को इंपोर्ट कर देते हो, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट एंड लॉगिन। फिलहाल के लिए तो लॉगिन यूज़ कर रहे हैं, तो फिलहाल ऑथेंटिकेट नहीं लेंगे, सिर्फ लॉगिन ले लेते हैं, ओके। कॉमा को हटा देते हैं। तो लॉगिन को हमने इंपोर्ट कर लिया django.contrib.auth से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है, अब वो लॉगिन हो पाए या फिर उसको लॉगिन करवा दो। तो यहाँ पे हमने उसको लॉगिन करवा दिया, ओके। सो यूज़र लॉगिन हो जाएगा जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगा, तो उसको होम पेज पे जाना चाहिए ऑब्वियसली, तो होम पेज पे हो जाएगा या फिर लॉगिन वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वी कैन से जो भी हमने रिडायरेक्ट पेज लिखा हुआ होगा उस पेज के ऊपर जाएगा जैसे वो लॉगिन होगा। नाउ रिस्पॉन्स में भी कुछ आना चाहिए, राइट। रिस्पॉन्स में भी कुछ आना चाहिए, तो हम रिस्पॉन्स में कुछ लिखेंगे कि रिटर्न करो रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स में आना चाहिए कि यूज़र का जो डेटा है वो यूज़र मतलब सीरियलाइजर डॉट डेटा, इसमें फील्ड्स आएंगी, ओके। और फिर मैसेज आएगा हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके। तो आपको ये दो मैसेजेस आने चाहिए। तो दो मैसेज कौन कौन से हैं, एक तो सीरियलाइजर डॉट डेटा और दूसरा जो है वो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज। तो यहाँ पर सीरियलाइजर डॉट डेटा में एग्जैक्टली क्या क्या आ सकता है, वी कैन से एक तो यूज़र नेम आएगा और ईमेल आएगा, और आपको ये तो पता ही है कि पासवर्ड कभी भी नहीं दिखता है, राइट। पासवर्ड कभी भी आपको नहीं दिखेगा जब आप यूज़र बन जाते हो, और जब आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आता है तो पासवर्ड नहीं दिखता है। और फाइनली आपको एक स्टेटस मिलेगा कि 201 क्रिएटेड। तो 201 वाला स्टेटस जो है वो क्रिएटेड के लिए होता है, 400 वाला बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है, 500 वाला इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है, राइट। और भी बहुत सारे हैं, राइट, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे से। सो 500 इंटरनल सर्वर एरर, 400 बैड रिक्वेस्ट, 201 जो है वो क्रिएटेड, और 200 वाला जो है वो सक्सेस के लिए होता है, यानी कि ओके, ओके। आपकी जो रिक्वेस्ट भेजी है वो आपने सही भेजी है, सो उसके लिए ओके। और रिस्पॉन्स भी फॉर एग्जांपल अगर अच्छे से आता है उसको भी हम ओके बोलते हैं, ओके। सो ये 200, 400, 201, 500 याद रखना है। अब मैंने बोला था कि जेसन से हम यहाँ पे जेसन से पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को, राइट। तो ये हो रहा था डीसीरियलाइजेशन। अब सीरियलाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरियलाइजर डॉट डेटा लिखा हुआ है, यानी कि रिस्पॉन्स में कुछ जा रहा है। जब रिस्पॉन्स में कुछ जा रहा है तो ऑब्वियसली हम जो पाइथन ऑब्जेक्ट बना था हमारा, ओके, पाइथन ऑब्जेक्ट जो बना था हमारा, वो पाइथन ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक जेसन ऑब्जेक्ट में, राइट। तो यहाँ हो रहा है सीरियलाइजेशन, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी कैन सो नॉट जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके से जेसन में डेटा आपको फ्रंट स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे वी कैन से डेफिनेटली सीरियलाइजेशन हो रहा है, ओके। सो कहाँ डीसीरियलाइजेशन हो रहा है, कहाँ सीरियलाइजेशन हो रहा है, आई होप सो आई एम क्लियर विथ इट। और हम बहुत इन डेप्थ में जाके इसको पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट में क्या बना के रखा हुआ है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोजेक्ट बना देते हैं, उनको समझ में नहीं आता प्रोजेक्ट में क्या बना हुआ है, और ऐसा ही प्रोजेक्ट अगर दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से क्रिएट नहीं होता है, राइट। तो जल्दी से भी क्रिएट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, सो दैट वी कैन मेक स्मॉल चेंजेस इन टू इट। और ऑब्वियसली हमको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन, हैव अ नाइस डे।